हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ब्लड कोagulation के बारे में पढ़ेंगे। एक्चुअली ब्लड कोagulation कैसे होता है, इनकी क्या प्रोसेस है और इसमें कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं। ब्लड कोagulation, ब्लड को कोagulate करने के लिए मेनली ब्लड का एक पार्ट जिन्हें हम प्लेटलेट्स बोलते हैं वो रिस्पॉन्सिबल है। और प्लेटलेट्स की वजह से यहाँ पे एक प्रोसेस होती है थ्रोम्बोसिस, थ्रोम्बस का फॉर्म हो जाना। थ्रोम्बस थ्रोम्बस का फॉर्म हो जाना प्लेटलेट्स की हेल्प्स की वजह से, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसिस। अब ये क्यों होता है, जब किसी एंडोथीलियम लेयर पे कोई डैमेज हो जाए या फिर सर्कुलेशन स्लो हो जाए तो डैमेज ऑफ एंडोथीलियम या फिर स्लो सर्कुलेशन। हम कभी कभी जनरल लाइफ में जानते हैं कि किसी किसी के माइंड में, ब्रेन में ब्लड का क्लॉट बन गया है। वो क्यों? क्योंकि वहाँ पे ब्लड उनका जो सर्कुलेशन है वो स्लो हो जाता है, जिसकी वजह से क्लॉट का फॉर्मेशन होने लगता है। तो इसी वजह से वहाँ पे एक क्लॉट की वजह से वहाँ पे खून जमने लगता है, जिसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में जानते हैं। और एक जो रीज़न है वो डैमेज ऑफ एंडोथेलियम। जब हमें कहीं चोट लगती है तो जो एंडोथेलियम लेयर है हमारे स्किन में वो डैमेज हो जाती है, जिसकी वजह से थ्रोम्बस का फॉर्मेशन होता है और उसी प्रोसेस को थ्रोम्बोसिस बोलते हैं। अब इसमें जो नेक्स्ट फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है उसे फाइब्रिनोजन बोलते हैं। अच्छा, ब्लड को कोagulate करने के लिए मेनली ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर जो है टोटल 13 है। 13 फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड कोagulation। और इसको हम रोमन नंबर में देखते हैं, 1 2 3। मैं आगे इसको सारे आपको कितने फैक्टर्स हैं, 1 to 13 फैक्टर्स हैं, इनके नाम जहाँ जहाँ काम आता जाएगा जैसे प्रोसेस में वहाँ वहाँ मैं बताती जाऊँगी। टोटल 13 फैक्टर्स हैं, उसमें से एक फैक्टर जो है फाइब्रिनोजन है। इनका जो एक्टिवेशन होता है, इनका पहले एक्टिवेट करना पड़ता है और ये उसके बाद फिर कुछ एंजाइम की हेल्प से ये एक्टिवेट होते हैं, फिर इनका लिसिस होता है और ये फाइनली फाइब्रिन में कन्वर्ट होते हैं, जिसे हम क्लॉट बोलते हैं नॉर्मली। और ये लैंग्वेज में फाइब्रिन। तो ये कन्वर्ट होके कौन कौन से प्रोसेस से कन्वर्ट होके कैसे कैसे फॉर्म होता है ये हम जानते हैं। पहले ये प्रो फाइब्रिनोजन रहता है, पहले ये प्रोफाइब्रिनोजन रहता है, उसके बाद ये एक्टिवेट होके क्या बनता है, फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन बनता है। उसके बाद इसको एक्टिवेट करने के लिए उसके बाद फाइब्रिनोजन नोजन लिसिस, इसकी लिसिस होती है फाइब्रिनोजन से, प्रोफाइब्रिनोजन से फिर ये फाइब्रिनोलिसिस होती है। उसके बाद ये एक्टिवेट होके फाइब्री नो लिसिस होती है। उसके बाद क्लॉट की लिसिस होगी, क्लॉट लिसिस। और ये फाइब्रिन क्लॉट से ये फाइब्रिन बन जाएगा, जो कि एक मैश थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में फॉर्म हो जाता है। इसको मैश या फिर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बोलते हैं, थ्रेड लाइक। तो ये फैक्टर जितने भी 13 फैक्टर हैं उनमें से एक फैक्टर का नाम है फाइब्रिनोजन, और उनका एक्टिवेशन कैसे होता है ये हमने अभी इसमें जाना है। अब हम नेक्स्ट जानेंगे कि पाथवे क्या है इसका, कौन कौन सी मेन प्रोसेस है जिसकी वजह से ये प्रोसेस चलती है कोagulation की। नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं कौन कौन से 3 स्टेप्स है। Mainly 3 steps are responsible, 3 steps are there। कौन कौन सा? पहले
फर्स्ट स्टेप है एक्टिवेशन ऑफ formation of prothrombin activator, formation of prothrombin activator. प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर में क्या होता है कि जैसे कभी किसी को इंजरी हो गई है, इंजरी ऑफ टिश्यू हो गई है, तो वहां से रिलीज क्या होगा, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर रिलीज होगा। एक्टिवेटर वहां से रिलीज हो जाता है जब किसी को इंजरी होती है, तो वहां से प्रोथ्रोम्बिन नाम का एक एक्टिवेटर रिलीज होता है। उसके बाद सेकेंड प्रोसेस क्या होती है, कन्वर्जन होता है, कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर, इसके एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होने का अगला प्रोसेस क्या है, कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। नेक्स्ट प्रोसेस में ये प्रोथ्रोम्बिन जो है अपने एक्टिव फॉर्म में कैसे कन्वर्ट होता है ये देखते हैं। और नेक्स्ट प्रोसेस में क्या है, कन्वर्जन ऑफ फाइब्रिनोजन टू फाइब्रिन। अब हम एक एक तीनों स्टेप में एक एक स्टेप को डिटेल में पढ़ते हैं। पहले में क्या हुआ कि प्रोथ्रोम्बिन नाम का एक इसी में से फैक्टर है, एक फैक्टर है प्रोथ्रोम्बिन, उसका जो एक्टिवेटर है वो एक्टिवेट कैसे होगा, पहले इसका एक्टिवेटर एक्टिवेट होगा, उसके बाद फिर नेक्स्ट प्रोसेस में जानेंगे कि कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर को प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन कैसे कन्वर्ट करेगा, उसमें ये जानेंगे कि ये किसका कैसे कन्वर्ट करेगा, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कैसे कन्वर्ट करेगा ये देखेंगे। उसके बाद फिर थ्रोम्बिन की मदद से फाइब्रिनोजन फाइब्रिन में कैसे कन्वर्ट होता है हम नेक्स्ट प्रोसेस में जानते हैं। तो ये तीनों स्टेप जो है इंटरलिंक्ड है कि एक के एक्टिवेट होने के बाद दूसरा स्टेप चलेगा और दूसरे स्टेप के चलने के बाद ही थर्ड स्टेप चलेगा, क्योंकि जो उसमें प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है वो नेक्स्ट स्टेप को सक्सेसफुल बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो अभी हम फर्स्ट स्टेप के बारे में पढ़ते हैं। अच्छा, जो फर्स्ट स्टेप है वो मेनली दो तरीके के पाथवे से चलती है। इसका जो दो पाथवे, एक इंट्रिंसिक पाथवे है, इंट्रिंसिक, और एक एक्सट्रिंसिक पाथवे है। दो पाथवे यूज होते हैं प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर को एक्टिवेट करने में। दोनों में ही अलग अलग तरीके के फैक्टर्स, जो 13 फैक्टर्स है वो यूज होते हैं। इसका डिटेलिंग हमारे सिलेबस में इतना नहीं है, तो इसलिए हम ये नहीं जानेंगे कि इसमें कौन कौन से फैक्टर यूज होते हैं। बस हम ये पढ़ेंगे कि यहाँ पे इंट्रिंसिक एक पाथवे होता है और एक एक्सट्रिंसिक पाथवे होता है। दोनों ही जो पाथवे होता है 13 फैक्टर्स की हेल्प से चलता है। और इसमें इनका जो रिजल्ट होता है वो क्या होता है कि प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर का फॉर्मेशन प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर का फॉर्मेशन दोनों ही पाथवे से होता है। अब फर्स्ट स्टेप में प्रोथ्रोम्बिन का एक्टिवेशन हो गया है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में यही प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर जो है प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यही एक्टिवेटर प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करने के लिए, यानी ये जो जाइमोजन फॉर्म है इसको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है कौन, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, फाइब्रिनोजन का फाइब्रिन में कन्वर्ट हो जाना, इसको हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेप फाइब्रिनोजन का
फाइब्रिन में कन्वर्ट हो जाना। जो थ्रोम्बिन हमने सेकेंड स्टेप में थ्रोम्बिन को एक्टिवेट किया है, वही थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और ये फाइब्रिन क्या है, एक क्लॉट का फॉर्मेशन करता है जो कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। तो हमने जाना कि ब्लड कोगुलेशन की प्रोसेस क्या होती है, उसमें थ्रोम्बोसिस एक प्रोसेस है, एक प्रोसेस शो होती है जो कि थ्रोम्बस नाम के एक क्लॉट की वजह से फॉर्मेशन होता है, जिसका थ्रोम्बस का थ्रोम्बोसिस की प्रोसेस की वजह से। उसके बाद हम इसमें 3 स्टेप पढ़ते हैं और साथ में इनके 13 फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है फॉर द ब्लड कोगुलेशन। और फर्स्ट स्टेप में हम प्रोथ्रोम्बिन का एक्टिवेशन करेंगे, उसके बाद प्रोथ्रोम्बिन का एक्टिवेटर को एक्टिवेट करेंगे, उसके बाद सेकेंड स्टेप में प्रोथ्रोम्बिन का थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करने के लिए, यानी जाइमोजन फॉर्म को एक्टिव फॉर्म में एंजाइम में कन्वर्ट करने के लिए उसी प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर का यूज़ करेंगे और थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होगा। फिर यही थ्रोम्बिन नेक्स्ट स्टेप में यानी थर्ड स्टेप में फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट होने के लिए यूजफुल है। तो इस तरह से हमने ब्लड कोगुलेशन में 3 प्रोसेस को जाना, 3 स्टेप्स को जाना कि ब्लड कोगुलेशन कैसे फॉर्म होता है। आज हम इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम अगला टॉपिक देखेंगे ब्लड के बारे में। सो थैंक यू सो मच।